नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का वैदिक क्लासेज जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास, जिसमें हमने बात किया था, पिछले वीडियो में बात की थी हमने जितने प्राचीन वंश थे ना उनके बारे में। फिर उसके बाद में हमने बात की थी जो विदेशी आक्रमण हुआ था ना, उन शासकों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें शक शासक आ गए थे, हमारे पहलव आ गए थे, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे ना वो आ गए थे। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कुषाण वंश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। और ये एग्जामों में इस वंश में से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इसमें से मैं वो फैक्ट बताऊंगा आपको जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आपको यूट्यूब पर वैसे तो कुषाण वंश के हजारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस पे जानकारी है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऑथेंटिक में से मिलेगी भी ना तो आपको बहुत ही कम जानकारी मिलेगी, और उसी में से वीडियो आपको बहुत ही लंबा मिलेगा, लेकिन जानकारी वही मिलेगी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, वो फैक्ट मिलेंगे। लेकिन वो वीडियो आपको 1 घंटे का और 1.5 घंटे का मतलब लंबा वीडियो मिलेगा, और काफी घुमा फिरा कर वीडियो मिलेगा, जिससे आपको याद करने में आसानी नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जो बाकी चैनल बताते हैं ना, वो जो जानकारी मैं बताऊंगा ना वो वही जानकारी बताते हैं, लेकिन समय देखोगे ना आप तो कभी इस मेरे जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना उसका और उनका कंपैरिजन करोगे ना आप वीडियो में, तो उनका वीडियो मिलेगा आपको 1 घंटे का और वो मेरा मिलेगा आधे घंटे का, यानी कि बहुत ही डिफरेंट वीडियो मिलेगा। और जानकारी वही मिलेगी जो मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, वही जानकारी मिलेगी, बल्कि उनसे एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि कम से कम समय में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। इसके लिए मैं जो एनसीईआरटी की बुकें है ना उन्हीं से पढ़ता हूं मैं, और उन्हीं से नोट्स तैयार करता हूं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कुषाण वंश कहाँ के थे। तो कुषाण वंश थे चीन के, यानी कि ये चीन के निवासी थे। और चीन की एक जाति है, वो जाति है यूची जाति। यूची या इसे आप तोकरी जाति भी कह सकते हो। तो ये कुषाण वंश चीन की यूची जाति, यूची या तोकरी जाति, यूची या तोकरी जाति से संबंधित है। और ये भारत में आए थे, यहां से आए, फिर इधर आए भारत में ईरान की तरफ, और इधर से उनके पश्चिमी भारत से प्रवेश किए थे। तो ये मूल रूप से चीन के निवासी थे, यूची जाति के थे, और ये 5 शाखाओं में विभाजित थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं थी यूची जाति की कुषाण वंश। फिर से देख लो, कुषाण वंश चीन की यूची जाति या तोकरी जाति के थे, और इनकी 5 शाखाओं में भारत आए थे। तो ये 5 शाखाओं में विभाजित हो गए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शाखा रही तोकरी जाति, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शाखा रही थी सॉरी कुषाण वंश। जो इनकी कुषाण शाखा ना वो सबसे महत्वपूर्ण रही, और उन्होंने भारत पे काफी महत्वपूर्ण शासन किया और काफी बड़ा साम्राज्य विस्तार किया था इन्होंने। तो मैं आपको कहानी पूर्वक समझाता हूँ कि ये सबसे पहले कहाँ से आए थे। मैप के जरिए समझो, आप कभी नहीं भूलोगे। ये यहाँ के थे, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से भी पहले मैंने बताया था आपको शक शासक हुए थे। तो यहाँ से शकों के आए, फिर शकों को पराजित किया इन्होंने, और यहाँ से फिर भारत में आए। तो ये यूची जाति के थे, और सबसे महत्वपूर्ण कुषाण वंश था इनमें से। यूची जाति में सबसे महत्वपूर्ण कुषाण वंश था। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पूरा। और यहीं पे कुषाण वंश भारत में काफी महत्वपूर्ण शासन का है इनका, और इसी समय यहाँ पे गंधार शैली का विकास हुआ था। तो गंधार और मथुरा शैली का मिश्रण हुआ था। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कुषाण वंश ये यूची जाति के थे, यानी कि चीन की यूची जाति के थे। पहला फैक्ट मैंने बताया आपको कि ये चीन की यूची जाति के थे। दूसरा फैक्ट है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। यह क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो था कुजुलकर्ण फिशेस। नाम ध्यान में रखना, आप ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप इसको बार बार में याद करना, या यहाँ पे समझ के बिल्कुल आपको ये फैक्ट, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा, एक पेज। लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी यही है, इनसे बाहर आपका कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो भी फैक्ट बनेंगे मैं सारे फैक्ट बताऊंगा यहाँ पे आपको मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, और कुछ फैक्ट मैं अब लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि सारे फैक्ट क्या है, मैं इस कारण बोर्ड पे जब से वीडियो शुरू होता है ना तो सारे फैक्ट लिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि उससे वीडियो ज्यादा लंबा होता है। इस कारण
मैं आपको यहाँ पे जानकारी बता रहा हूँ। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो ये नाम ध्यान में रखना, कुचुलकर्ण फिसेस। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना कि कुषाण वंश का संस्थापक था कुचुलकर्ण फिसेस। इसके बाद में एक शासक और महत्वपूर्ण, कौन सा शासक हुआ था, तो वह बना था विमकर्ण फिसेस। कौन सा शासक हुआ, विमकर्ण फिसेस। और ये महत्वपूर्ण शासक था विमकर्ण फिसेस। इस कारण इसके बारे में आपको जानकारी ध्यान में रखनी है कि इसने दो काम किए थे। पहला तो एक ये शैव धर्म का अनुयायी था, ये फैक्ट ध्यान में रखना है पहला आपको। दूसरा फैक्ट ये है कि इसने भारत में कुषाण राजाओं में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वह चलाए थे विमकर्ण फिसेस ने। सर्वप्रथम कुषाण शासकों में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वह चलाए थे विमकर्ण फिसेस ने। विमकर्ण फिसेस ने सर्वप्रथम कुषाण शासकों में सोने के सिक्के चलाए। ओके, तो ये दो फैक्ट इसके बारे में ध्यान में रखना। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शासक आता है कनिष्क, यानी कि जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका डिस्क्रिप्शन को आपको ध्यान में रखना है कि कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वह था कनिष्क। नाम ध्यान रखना कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसी के बारे में एग्जामों में ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में सारे फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, और ये 78 ईस्वी में शासक बना। कब, 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बना, और शासक बनते ही इसने एक संवत चलाया 78 ईस्वी में, जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासक बनते ही शक संवत चलाया, जो आज भी भारत सरकार द्वारा काम में लिया जाता है। इसके बाद में दूसरा फैक्ट बनता है इसके बारे में कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो सबसे पहले तो कुषाणों की राजधानी रही थी पुरुषपुर या पेशावर। तो फिर कनिष्क ने पहली राजधानी पेशावर हो गई और दूसरी राजधानी बनाई थी यहाँ पे, दूसरी राजधानी थी मथुरा। मथुरा, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा। ये आपको ध्यान में रखना है, इस राजधानी में से भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस कारण मैं आपको बता रहा हूं कि कनिष्क ने दूसरी राजधानी बनाया था मथुरा को। और इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान में रखना कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। सबसे पहले कनिष्क सबसे पहले कुषाण शासकों में सोने के सिक्के चलाए विमकर्ण फिसेस ने, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था, वह चलाया था कनिष्क ने। यानी कि जो विमकर्ण फिसेस था ना, ये सोने को शुद्ध सोने के सिक्के नहीं चलाया था, यानी मिश्रित रूप में चलाया था, और शुद्ध सोने के सिक्के चलाया था कनिष्क ने। इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन और ध्यान में रखना आप कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और कहां पे हुई थी ये, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहां हुई थी, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, यानी कि कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, कश्मीर में। ओके, और इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान में रखना कि इसका अध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया गया था, या चौथी बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की थी, तो वह की थी वसुमित्र ने। किसने, वसुमित्र मित्र, वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और इसके बारे में, कनिष्क के बारे में आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि कनिष्क जो शासक था ना, सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक था, लेकिन इसे चीनी जनरल ने पराजित किया था। चीनी जनरल पेंचाओ था जिसने कनिष्क को पराजित किया था। चीनी जनरल ने पराजित किया था, किसे, कनिष्क ने। कनिष्क को चीनी जनरल ने पराजित किया। जनरल का नाम ध्यान में रखना चाहो तो पेंचाओ था, चीनी जनरल ने पराजित किया। चीनी जनरल ने क्या किया था, इसे पराजित पराजित किया। ओके, चीनी जनरल का नाम ध्यान में रखना चाहो आप, तो इसका नाम था पेंचाओ। चीनी जनरल का नाम क्या था, पेंचाओ। और इसका शासनकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। और इसके दरबारी वेद कौन थे, या इसके दरबारी चिकित्सा कौन थे, तो चरक थे। वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके दरबारी दरबारी चिकित्सा चिकित्सक चरक थे। चिकित्सक कौन थे, चरक, महर्षि चरक। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, चरक संहिता।
और इसके बारे में, कनिष्क के बारे में और भी फैक्ट ध्यान में रखना चाहो तो मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर से और यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसे मिटा देता हूँ मैं और यहाँ पे बताता हूँ आपको सारे फैक्ट। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कनिष्क के बारे में। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कनिष्क के बारे में कर रहे हैं। तो कनिष्क के बारे में आगे देखता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप इसका, या इसे मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कनिष्क की। तो कनिष्क के दरबारी कवियों का नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आ जाएगा एक अश्वघोष, 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 अश्वघोष आएगा, अश्वघोष। इसने एक पुस्तक लिखी थी बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित की, यानी कि इसने पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित, बुद्ध चरित की, बुद्ध चरित की रचना की थी इसने, अश्वघोष ने। इसके अलावा यहाँ पे एक चरक, मैंने बताया कि चरक भी इसी का दरबारी कवि था और इसके दरबार में काफी कवि रहते थे। इसके बारे में एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, किसके बारे में, कनिष्क के बारे में, कि कनिष्क जो शासक था ना, इसने सर्वप्रथम रेशम रेशम मार्ग पर अधिकार किया था इसने, रेशम मार्ग, ये क्वेश्चन काफी बार बना हुआ, रेशम मार्ग पर, मार्ग पर अधिकार था इसका, अधिकार था इसका, यहां से जाता ना रेशम मार्ग, इसे मिटा देता हूं मैं, मैप के जरिए समझो आप इसे। जो उस समय यूरोप जाता था ना चीन से रेशम मार्ग यहाँ से, तो इसमें क्या था, कनिष्क का अधिकार था इसपे, किस पे, रेशम मार्ग पे। और यहाँ पे सेना भी रखता था रेशम मार्ग पे, कौन, कनिष्क। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा जो कुषाण शासक थे ना, वो क्या कहलाते थे, वो देवपुत्र कहलाते थे, कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। या फैक्ट ध्यान में रखना, सारे फैक्ट लिखाने जरूरी नहीं है, आप खुद भी लिख लो सारे फैक्ट, क्योंकि लिखाऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण बता रहा हूं मैं आपको कि कुषाण वंश क्या थे, देवपुत्र थे, देवपुत्र कहे जाते थे कुषाण वंश। और मैंने बताया कि बुद्ध चरित की रचना की, और इसमें रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, कनिष्क का अधिकार रहा था रेशम मार्ग पर। फिर कनिष्क की बात करते हैं तो 178 ईस्वी की बात थी, तो 102 ईस्वी की बात है, 102 ईस्वी में मृत्यु हो गई इसकी, किसकी, कनिष्क की। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, 102 ईस्वी मृत्यु हुई थी। और ये क्या था, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक फैक्ट और ध्यान में रखना है, ये किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म। अगर शाखा पूछे कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का, तो ये महायान का था, महायान शाखा का, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, शाखा का अनुयायी था ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का। और इसकी मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। और फिर इसका अंतिम शासक कौन था, कुषाण वंश का, तो अंतिम शासक था, कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुमित्र, वसुमित्र था कुषाण वंश का अंतिम शासक। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वसुमित्र। सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कजुलकर्ण फिसेस। कुषाण वंश का ये ज्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुलकर्ण फिसेस, ये क्या था, कुषाण वंश का संस्थापक था। फिर उसमें एक आता है भीमकर्ण फिसेस, जिसने क्या किया था, सबसे पहले कुषाण शासकों में सोने के सिक्के जारी किए थे। और उसके बाद में एक शासक बनता है कौन, कनिष्क, जो सबसे प्रतापी हुआ, 78 ईस्वी में शासक बना। और शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में। और जो कनिष्क है ना, इसका राज्य विस्तार काफी दूर तक था और इसने रेशम मार्ग पर अधिकार किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।